तांबे, जिनको मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, जब मैं सर्विस में था 2008 से इनके साथ मेरी भेंट होती रहती थी। और कितना जितना भी मैं कहूँ, ये वो नारी शक्ति है जिन्होंने अकेले 1971 की लड़ाई में फ्लाइट लेफ्टिनेंट तांबे दुश्मन के जहाजों का पीछा करते वक्त हिट हुए और इजेक्ट करके पाकिस्तान में, जिनके बारे में काफी ठोस, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस महान शक्ति को, महान नारी को हमने शत शत प्रणाम करना है। और ये एक वो हैं जिन्होंने इतने सालों से, पिछले 50 सालों से एक उदाहरण पेश किया है। मैं बहुत नजदीक से मैडम को जानता हूं और उसके बाद इतने ठोस सबूत हमारे देशवासियों को मिले, पत्रकारों ने दिए, बीबीसी ने दिए कि वो पाकिस्तान की किसी जेल में प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह रखे गए। लेकिन एक हमारा पड़ोसी जिसकी कोई भी हरकत, मैं कहता हूं एक भी हरकत मैं नहीं समझता जो पाक हो, नाम उसने पाक रख रखा है लेकिन वो नापाक है। और इसलिए आज तक हमको फ्लाइट लेफ्टिनेंट तांबे से हमारी भेंट नहीं, अब तो मालूम नहीं, आज 50 साल हो गए, ईश्वरी जानता है वो कहाँ होंगे। लेकिन इन महान नारी को शत शत प्रणाम और शत शत मेरा सलूट। डॉक्टर प्रद्युमन आहूजा जी, जो कि जिसके प्रांगण में हम आज इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, दीप नारायण जी, मैडम गुंजन गुप्ता जी जो कि यहाँ की काउंसलर हैं, और बहुत से महानुभाव, और सबसे जो महत्वपूर्ण जिनको कि मैं बात करना चाह रहा था, वो पीछे बैठी मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं। ये भारत के भविष्य हैं, इसलिए इस तरह के प्रोग्राम में ऐसे बच्चों का आना बहुत बहुत जरूरी है। और इनको, इनके बारे में और अपने देश के बारे में जागृति हो उनके, हमारे जो वाकई में आज से नहीं, वैदिक काल से ले लीजिए, जो ये देश है, भारत है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में इन बच्चों को जरूर मालूम होना चाहिए। क्योंकि यही बच्चे हैं जो कि विश्व में भारत को प्रतिष्ठा की सबसे ऊंची पायदान पे लेके जाएंगे। और मुझे शक नहीं है कि यह मेरे जीवन काल में होगा। मैं कुछ बातें करना चाहूंगा कि आज बहुत खुशी का दिन है। 5 दिसंबर 1971 हम लोगों ने सकरनाल, फुलथला, 2 पाकिस्तान की चौकियों को कब्जा करके आगे हम लोग गाजीपुर में पहुंच गए थे। और गाजीपुर में इस वक्त लड़ाई हो रही थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा शहर था और जिसके कैप्चर होने के बाद पाकिस्तान की रीढ़ तकरीबन टूट गई थी। ये 6 दिसंबर को गाजीपुर कैप्चर हुआ था। और इसी तरह से बाकी हिस्सों में, मैं केवल अपने एरिया की बात कर रहा हूं, सिलेट सेक्टर में थे हम लोग। आज इस स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में जिस तरह से सीमा जागरण मंच इस समारोह को एक तरह से संपन्न कर रही है और हमारे उन वीरों की, हमारे उस गौरवान्वित एक क्षण था जो उसकी यादगार में ये सब कर रही है, जिससे कि हमारी भविष्य की पीढ़ियां इस सब के बारे में जाने और उससे प्रेरणा लें। ये इसीलिए ये समारोह करने का उद्देश्य है कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, हमारे नाती पोते हैं, उनको इसके बारे में, भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में मालूम होना चाहिए। उज्जवल जो भूत है, जो हमारा वैदिक काल से चला आ रहा है, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं हमारे इतिहास में और वो एक बाय डिजाइन हुई हैं, जिसमें कि आप समझें कि हमारा इतिहास को गलत तरह से हमारी जनरेशन्स के सामने पेश किया गया। ये मकाले का इतिहास है और कुछ लोगों ने, इरफान हबीब और एक रोमिला थापर का इतिहास है, इसको दुरुस्त करना, इसको सही करना
हर भारतीय का एक बहुत बड़ा ये कर्तव्य है, दायित्व है, और इसको हम लोग करेंगे। और ये मैं जानना चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें सहयोग करें, और जो सही, हम लोग कभी भी कोई भी भारतीय किसी चीज को गलत रूप में पेश करने की कोशिश नहीं करता। जो सही हुआ है उसको हम लोग पेश करते हैं। रेजांगला की लड़ाई 1962 में, जब हमारी सेना इतनी अच्छी तरह से तैयार नहीं थी, उस वक्त का जो नेतृत्व था उनका मानना था कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और इसलिए भारत को एक मजबूत सेना की जरूरत नहीं है, और इसलिए उस रेजांगला की पहाड़ियों पर 13,000 के करीब जिसकी ऊंचाई है, 124 जवान 13 कुआओं के उस चौकी को डिफेंड कर रहे थे, उसकी रक्षा कर रहे थे, और तकरीबन 1500 चाइनीज सोल्जर्स ने उस पर हमला किया। 5 और 6 हमले एक के बाद एक हुए, लेकिन ये वीर जवान मोस्टली एक गांव के, हरियाणा के एक गांव के रहने वाले थे। उसमें 124 में से 113 ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया देश के लिए, और जो बाकी बचे थे वो भी घायल थे। लेकिन रेजांगला की पहाड़ी पर चीनी का जो हमला था उसको किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने दिया। रेजांगला आज भी हमारे कब्जे में है। ये उन वीरों का देश है। 71 की लड़ाई की मैं अब बात करूंगा जरा। मेरे को 5 मिनट दिए थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हमारे इन बच्चों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि 71 की लड़ाई क्यों हुई। कुछ उस जो फिल्म आपने देखी मुक्ति में थोड़ा सा दिया गया है। एक ऐसी सेना जिस पे विश्व को केवल मैं समझता हूं कि कोई भी उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं दे सकता। पाकिस्तान की सेना, वहां पे इलेक्शन हुए 1970 में, जिसमें अवामी लीग को एक अच्छी खासी बढ़त, तकरीबन 99% जो सीट्स थी वो अवामी लीग को मिली थी। उसके बावजूद शेख मुजीब को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, उनको अरेस्ट किया गया। बंगालियों के ऊपर, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान बेसिकली बंगाली डोमिनेटेड एरिया है, उस पे अत्याचारों की इस तरह से एक कड़ियां शुरू कर दी गई। मैं खुद उसका गवाह हूं। मैंने देखे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने निर्दोषों को, बच्चों को, हमारी माँ बेटियों, बहनों को किस तरह से इन्होंने दुर्भाव किया। ये कभी भी एक प्रोफेशनल आर्मी के नाम से नहीं जानी जाएगी। मैं हमेशा पाकिस्तान आर्मी को रोग आर्मी कहता हूं, और उस पे मैं कायम हूं आज के दिन भी। इन्होंने कोई भी सही काम नहीं किया। आज भी हमारे JNK में या बाकी पूरे देश में, बंबई में जो हमला हुआ था, केवल कायरतापूर्ण आतंकवाद के हमले किए हैं। आतंकवादी जो होते हैं वो कुछ लोगों को टारगेट करके एक आतंक का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये वो कायर लोग हैं, और ये कभी भी प्रोफेशनल आर्मी के नाम से नहीं जाने जाएंगे। हिंदुस्तान आर्मी का मैं अपने भारत की बात करता हूं। 1971 की एक ऐसी लड़ाई है विश्व के मिलिट्री इतिहास में, जहां पे आप कह सकते हैं कि एक देश ने मिलिट्री एक्शन के जरिए एक नया देश बना दिया। ये बहुत ही गर्व की बात है। पूरे मिलिट्री हिस्ट्री में, दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये एक यूनिक चीज है। और उसके बाद देखिए, जब हम लोगों ने 16 दिसंबर को जो सरेंडर, ये बाय एंड लार्ज सही था। जो जल जेकब इसमें दिखाए गए हैं, मिलिंद सोमन जो बोलकर बात कर रहे थे कि जो जब नियाजी कह रहे थे कि मैं सरेंडर कभी नहीं करूंगा, सीज फायर होगा, UN के अंडर सीज फायर होगा, तब उन्होंने कहा था सरेंडर हैज ऑलरेडी बिगन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सिलेट सेक्टर में, जहां पे हम लोग हेलीबॉर्न ऑपरेशन के दुश्मन के पीछे
गिराए गए थे। 4th बटालियन, द 5 गुरखा राइफल जिसके साथ में था। कीन ब्रिज, सिलेट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास हम लोग लैंड किए थे। एक बटालियन थी और ईस्ट पाकिस्तान की उस वक्त 2 ब्रिगेड सिलेट में मौजूद थी, 202 और 311। लेकिन ये देखिए, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ थे, धर्म के साथ थे और अपने देश की लड़ाई लड़ रहे थे, वो 2 ब्रिगेड तकरीबन हमसे 6 गुना ज्यादा, उसके बावजूद उनकी हिम्मत नहीं हुई इस बटालियन 4th बटालियन द 5th गुरखा राइफल के ऊपर हमला करने की। हम लोग 6 दिन कट ऑफ रहे, उसके बावजूद ये नहीं कर पाए। ये धर्म की ताकत होती है। जब आप देश के साथ, भारत के साथ खड़े हैं, तब आपको जो ताकत आती है वो एक अलग ही ताकत है। ये वीरांगनाओं का देश है, ये वीरों का देश है। यहाँ लोग कहते हैं कि मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया। मैं नहीं समझता कि अगर आप पूरी इतिहास को सही रूप में अगर देखेंगे, मुगलों ने दिल्ली के आसपास या कुछ टुकड़ों में जरूर उन्होंने अपना आधिपत्य किया हुआ था, लेकिन बाकी पूरे देश में केवल संधियां की थी, एग्रीमेंट्स किए थे वहां के राजा महाराजाओं से, और उसके जरिए वो एक अच्छा सा यहाँ पे माहौल बना के कि मुगलों का मुगलों का कभी राज नहीं था यहाँ पर हिंदुस्तान में। हमारा मराठा, उनका जो साम्राज्य था वो ज्यादा बड़ा था। हमारे सिखों ने आज जो जहां लद्दाख में लड़ाई हो रही है और उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान, महाराजा रंजीत सिंह की फौज वहां तक पहुंची थी। हरि सिंह नलवा, ये इतिहास है हमारा, लेकिन उसको सही तौर पे आप लोगों को बताया नहीं गया, आपको दिखाया नहीं गया, आपको समझाया नहीं गया, और उसकी वजह से हम लोग मुगल हिस्ट्री को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये बहुत जरूरी है सही इतिहास जानना, सही हमारे वीरों की। श्री राम के समय से देखिए तो किस तरह से उन्होंने धर्म के साथ अधर्म को पछाड़ा। श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य, फिर आप पृथ्वीराज चौहान ले लीजिए, आगे आइए तो स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे से लेके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अब नाम ये रामप्रसाद बिस्मिल, कोई भी नाम, फिर उसके 47 के बाद सोमनाथ शर्मा से लेके आपको परमवीर चक्र मिलते जाएंगे। भारत ऐसे वीरों का देश है, भारत ज्ञान वीरों का देश है। यहाँ पे सुश्रुत और पाणिनि आपको वैदिक काल में और बाद में आप जहां भी देखिए, आज भारत के ज्ञान के पीछे आज के दिन भी सत्य नडेला, सुंदर पिचाई विश्व में नाम कमा रहे हैं। दान वीरों का देश है। महाराजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, जिन्होंने दूसरों के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। वीरांगनाओं का देश है। अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, आप खोल के तो मतलब जब आप पन्ने, इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो आपको ये सब चीजें केवल सही रूप में मालूम पड़ेंगी। मैं अब समय की थोड़ी कमी है, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि भारत की पहचान एक बहुत बड़ी पहचान है। आधुनिकता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आधुनिकता केवल मस्तिष्क की होती है, माइंड की होती है, हमारी इंटेलिजेंस की होती है, हमारी इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है उसकी होती है। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। मॉडर्निटी, आधुनिक इतिहास भी आपको, वो तो एक पार्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एरोस्पेस, सैटेलाइट, साइबर स्पेस, ये सब के बारे में इतना ज्ञान होना चाहिए कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड आप उनसे बात कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ उसके सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन जहां पे परंपराओं की बात होती है, ट्रेडिशन की बात होती है, वो हमारे अपने हैं, वो हमारी पहचान है। आज मुझे इन बच्चों को देखकर केसरिया दुपट्टे में जब ये थी तो बहुत खुशी हुई। केसरिया हमारा अपना है, ये पवित्रता का एक पहचान है। हमारी भारत में स्वामी विवेकानंद केसरिया पहनते थे। और शिकागो का आप लोगों ने, बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा, वो सबको मालूम है कि जब वो हिंदुत्व के ऊपर बोले हैं तो पूरी दुनिया उनके पीछे उस दिन से भाग रही है। और ये आज की बात नहीं है, 1894-95
125 साल पहले की उस दुनिया में एक भारतीय ने इतने विश्वास के साथ हिंदुत्व के बारे में बात किया। भारत ने कभी किसी के ऊपर एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन ही नहीं की, भारत ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया, ये इतिहास है हमारा। लेकिन भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा करना अच्छी तरह से आ सकता है। भारत को दूसरों को सही सिखाना, सही दिशा में लाने की वो शक्ति है, ताकत है। जो शक्ति होती है, मेरे बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, ये लड़ाई झगड़ा और मारकाट के लिए नहीं होती। शक्ति शांति को इंश्योर करने के, शांति को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए होती है। शक्ति वो चीज है, जब आप शक्तिमान होगे तो कोई किसी आपको छेड़खानी करने के, आप जो कहोगे, जो सच कहोगे वो सही होगा। तो इसलिए पावरफुल होना, शक्तिशाली होना जरूरी है। भारत की सेनाओं को मॉडर्न होना बहुत जरूरी है। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, पिछले 7-8 साल में भारत की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस, सशस्त्र सेनाएं हैं, दुनिया में उनकी धाक है। हर देश इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये सब भारत के साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। क्यों? केवल भारत सच धर्म की राजनीति करता है। भारत सत्यता के साथ, सही के साथ हमेशा खड़ा रहता है। भारत ने जो दुर्बल है उनका हमेशा वैक्सीन, जब हमारे देश को वैक्सीन की जरूरत थी, भारत दूसरों को भी दवाइयां और वैक्सीन दे रहा था। अपने देश की जरूरत तो पूरी कर ही रहा था, उसके बाद भी जो गरीब देश थे, जिनके पास नहीं था, उनको भी। ये एक अच्छे आदमी की, एक सज्जन पुरुष की एक बहुत बड़ी जो पहचान होती है। और यही चीज है कि भारत को, जो आज इस गाने में भी कि विश्व गुरु बनने में अब देर नहीं है, और जैसा मैंने कहा है कि मेरे जीवन काल में तो जरूर होगा, तो आपके जीवन काल में तो ये भारत विकास की चरम पायदान पे होगा। राष्ट्र प्रथम, मेरा ये आखिरी, इसके ऊपर स्पेशली हम हर भारतीय के लिए ये राष्ट्र हमेशा सर्वोत्तम है, राष्ट्र हमेशा सर्वोच्च है, राष्ट्र हमेशा प्रथम है, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तभी हम सब रहेंगे। और मेरी भारत मां जैसा वो, उसके आगे नमन करना, ये भारत के ही लोग हैं जो मां को इतना आदर देते हैं, मां के हमेशा वंदन करते हैं, मां का हमेशा चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि मां एक वो महान विभूति है जो कि परिवार को एक छोटे रूप में और लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हमारे देश को एक बहुत बड़ी प्रतिभा और बहुत बड़े आचरण करने के लिए हमको हमेशा सदैव सही रास्ते पे ले जाती है। तो मैं सारी बहनों को, अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं को बहुत बहुत वंदन करता हूं। बच्चों, हमेशा राष्ट्र प्रथम का ये जो मोटो है, जो ध्येय है, इसको सामने रखना। जात पात, कलर कोड, रीजन, ड्रेस वगैरह सबसे ऊंचा हमारा राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रथम रहेगा। यह देश है वीर जवानों का, अलविलों का, मस्तानों का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बहुत ही पुराने कवि सन्ही जी थे, उनकी कविता से मैं अपना ये उद्बोधन का अंत करूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अंत में मैं एक बार फिर डॉक्टर जौहरी साहब का और बाकी आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस हॉल में मुझे इतना सम्मान दिया। मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और स्वर्ण विजय वर्ष की एक बार फिर से बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये सब आपके नाती पोते बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे शिक्षाविद और अंत में जो, क्योंकि मैं खुद फौज का हूं,
अच्छे फौज के अधिकारी बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे वंदे वंदे। दोस्तों